देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग लास्ट दिन जो है, लास्ट दिन के क्लास में एक प्रॉब्लम हो गया था। मैंने क्लास यहाँ तक करवाया था, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे हम लोग, मतलब फिर से करवाएंगे। एक्चुअली 14 के बाद जो है रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, मतलब क्लास पूरा ये हो गया था जो भी नेटवर्क इश्यूज की वजह से। कोई बात नहीं, तो हम लोग मतलब तुम लोग के पास करेंटली अवेलेबल डेटा यही होगा कि लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया है, ठीक है। बट वही जो मैंने बोला था, हम बोलते गए पर मुझे पता ही नहीं चला कि डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो 14 से आज हम लोग फिर से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 से कर रहे हैं, फिर से ये सब रिपीट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 से मुझे बताना है। अच्छा देखिए इसमें क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज ए पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू फंड आउट ऑफ 1 10 रुपी नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी एंड 1 1 रुपी नोट। मतलब फंड आउट का मतलब है फंड बनाना है, ठीक है। मतलब जैसे तुम लोग पैसा बचता है तो पिगी बैंक पे रखते हो ना, मतलब जो माने जेटाके बांग्लाते बोका भाड़े बोले, ठीक है। तो तुम लोग जो भी बोलते हो तो वो पिगी बैंक वगैरह जो भी हो तो उसमें तुम लोग को रखना है। मतलब एक पर्सन है, उनको भी अपना जो है सेविंग्स को फंड बनाना है, तो उनके पास ऑप्शन ये है कि उनके पास कितना पैसा है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कितने पैसे से सेविंग्स बना सकते हैं, तो इनके पास एक एक ठो सिर्फ एक 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है, 5 रुपी नोट, एक 2 रुपीज का नोट है और एक 1 रुपीज का नोट है। तो वो अपना फंड कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर तुम लोगों के पास ही ऐसा सेविंग्स है कि एक 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का, एक 2 रुपए का, एक 1 रुपए का, तो तुम लोग का सेविंग्स क्या हो। या तो सारे नोटों से सेविंग्स बना लो, या फिर कोई एक, या फिर कोई दो, या फिर कोई तीन, या फिर कोई चार, इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें फंड क्रिएट करना है तो वहां पर कॉम्बिनेशन लगेगा, सिलेक्शन, कि मुझे कौन सा नोट लेना है। 10 रुपीज का नोट ले ले, जैसे हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, 10 रुपीज का नोट लेंगे और उसके साथ एक 5 रुपीज का नोट लेंगे। अगर हम ये दो नोट लेते हैं तो ये दो नोट को मुझे सिलेक्ट करना है। बट इसमें अरेंजमेंट का कोई काम नहीं है, मतलब 10 5 ले लो या 5 10 ले लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब परमुटेशन तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या हो सकता है, ऑल आइटम कैन बी सिलेक्टेड और लेस देन, जैसे ऑल आइटम यानी फोर आइटम कैन बी सिलेक्टेड और 3 आइटम कैन बी सिलेक्टेड और 2 आइटम कैन बी सिलेक्टेड और 1 आइटम कैन बी सिलेक्टेड, है ना। हम लोग चाहे तो चारों का चारों नोट सेविंग्स में डाल सकते हैं, दैट इज 4C4, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो कोई भी 3 नोट सेविंग्स में डाल सकते हैं तो 4C3, ठीक है, मतलब फंड बना सकते हैं। अगर हम लोग चाहे तो कोई भी 2 नोट, मतलब कोई भी 2 नोट लेके हम लोग अपना सेविंग्स बना सकते हैं। और अगर हम लोग चाहे तो कोई भी एक नोट से अपना सेविंग्स बना सकते हैं। अगर फंड बनाना है कम से कम एक नोट तो डालना ही पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्स टू मैक्स 4 नोट हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास 4 नोट है, ठीक है। क्या क्या नोट है, एक 10 रुपीज का नोट है, ये देखो ये एक 10 रुपीज का नोट है, और एक हम लोग के पास ₹5 वाला नोट है, और एक हम लोग के पास ₹2 वाला नोट है, और एक हम लोग के पास ₹1 वाला नोट है, ठीक है। अब बनाना है हमें अपना फंड, इसमें डालना है, ठीक है। अब कैसे डालोगे, चारों का चारों डाल सकते हो, कोई भी दो, ठीक है। अब कोई भी दो में कितना सारा ऑप्शन होगा, देखो 10 2 10 5 10 1 ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन होगा ना। तो यहाँ पर देखो 4C4 का आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। NC N1 होता है। अब तो चैप्टर ही खत्म होने आ गया, आज हम लोग का चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखो 4C3 जो है, इसे तुम लोग कंप्लीमेंट्री कर सकते हो, अगर चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। 4C3 का कंप्लीमेंट्री होता है 4C1, ऐसे लिख लो। 4C2 का कंप्लीमेंट्री करोगे 4C2 ही आएगा, तो हम 4C2 ही रखते हैं। तो ये हो गया 4C1, तो 1 प्लस यहाँ 1 4, फिर यहाँ पर 4 × 3, क्योंकि नीचे दो फैक्टर्स आएंगे, फिर यहाँ पर 4 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते कितना हो गया, 1 + 4 + 6 + 4, तो ये हो गया 15, ठीक है, ये 15 हो गया। तो इसका मतलब 15 वेज है जिससे हम लोग ये फंड बना सकते हैं। तो ये देखो इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो जैसे कोई भी चार में से चारों नोट सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, ठीक है। ये चारों नोट को लो, इसमें डाल दो, इसीलिए 1 आंसर आया। चार में से कोई भी 3 नोट सिलेक्ट करने का 4 तरीका है, कैसे वो हम दिखा सकते हैं। 10 रुपए वाला नोट, 2 रुपए वाला नोट, 5 रुपए वाला नोट, 1 रुपए वाला नोट, अच्छा 3 लेना है, सॉरी 3, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है।
10 to 5 ले लिया, या फिर 10 to 1 ले लिया, ठीक है, या फिर 10 to 5, 10 to 1, या फिर 251, ठीक है, या फिर 251 ले लिया, ये हो सकता है। चार तरीका ना, तो 10 रुपए का नोट 10 to 5, 10 to 1, अच्छा 251 और 251, और क्या हो सकता है, और एक बच रहा है, और एक क्या हो सकता है, और एक क्या तुम लोग को दिख रहा है, या तो 10 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10, 10 2 5, 10 to 5, 10 to 1, अच्छा, और क्या हो सकता है, 5 5 1 10, है ना। 5 1 10 का देखो हम लोगों ने कहीं नहीं लिखा, 5 रुपीज का नोट, 1 रुपीज का नोट, 10 रुपीज का नोट, है ना। तो ये देखो हो गया फोर वेज, ठीक है, या तो ये सारे नोट डाल दो, ठीक है, 10 रुपए वाले, 2 रुपए वाले, 5, सभी एक एक नोट है, ये नोट का वैल्यू है, या तो एक 10 रुपए वाला नोट, एक 2 रुपए वाला, एक 5 रुपए वाला, या फिर एक 10 रुपए वाला नोट, 2 1, ठीक है, ऐसे करके। तो ये देखो चार तरीका। अच्छा, यहाँ पर दो दो, जब हम लोग कोई भी दो सिलेक्ट करेंगे तो उसमें 6 ऑप्शंस यानी 6 वेज हो जाएंगे। कैसे, 10 रुपीज वाला नोट, 2 रुपीज वाला नोट, 10 रुपीज वाला नोट, 5 रुपीज वाला नोट, 10 रुपीज वाला नोट, 1 रुपीज वाला नोट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो जाएगा, 2 रुपीज वाला नोट, 5 रुपीज वाला नोट, 2 रुपीज वाला नोट, 1 रुपीज वाला नोट। अच्छा, इसके अलावा क्या हो जाएगा, 5 रुपीज वाला नोट, 1 रुपीज वाला नोट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 5 रुपीज और 1 रुपीज, और क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 तरीका, ठीक है। 6 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, मतलब या तो ये वाला ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग। 10 रुपए का नोट डालेंगे, 2 रुपए, मतलब 12 रुपए हो जाएगा फंड में, 10 रुपए वाला नोट 5 रुपए, 15 रुपए हो जाएगा फंड में, 10 और एक ऐसे, ठीक है। और जो एक अगर नोट एक सॉरी 4C1, 4C1 ये तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री करके आया, हाँ 4C1 मतलब एक ही अगर हम लोग नोट ड्रॉ करेंगे तो या तो 10 रुपए का नोट, या तो 2 रुपए का नोट, या तो 5 रुपए का नोट, या तो 1 रुपए का नोट, तो उसमें 4 वेज हो जाएंगे। ये देखो आंसर 4 वेज आ रखा है, तो ये देखो प्रैक्टिकली समझ में आता है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हम लोग लिख पाते हैं। जब बहुत ज्यादा नंबर्स होता है जैसे 72 वेज, 100, तो फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये छोटा छोटा चीज हम हमेशा लिख के दिखाना प्रेफर करते हैं, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि चीज क्या हो रहा है। तो आई होप कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बता देंगे, कोई डाउट है तो बोलो। तो ये समझ में आ रहा होगा कि अगर चारों में से चारों नोट ही हम लोग सिलेक्ट करें 4 आउट ऑफ 4, तो उसका एक ही तरीका है। 4 आउट ऑफ 3, तो उसमें हमारा 4 वेज है। 4 सॉरी 3 आउट ऑफ 4, हम बार बार उल्टा बोल देते थे। 2 आउट ऑफ 4, ठीक है, उसमें 6 वेज है। 1 आउट ऑफ 4, उसमें 4 वेज है, ठीक है। चारों में से कोई एक ले रहे, तो या तो 10 रुपए का नोट यहाँ जाए, या तो 5 रुपए का, या तो 2, या तो 1, तो इस तरीके से 4, ठीक है। तो ये देखो कॉम्बिनेशन से प्रूव हो गया। कॉम्बिनेशन भी लिख के हम लोगों ने एक बार देख लिया कि कैसे करके 1 4 6 एंड 4 वेज एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अच्छा, इसके बाद डायरेक्टली हम लोग 16 नंबर करेंगे। आज तो कंप्लीट ही कर लेंगे, उस दिन तो मैंने रखा था 15 नंबर जो है हम लोग बाद में करेंगे, और क्लास कंप्लीट किया था। लेकिन अभी भी हम लोग 15 नंबर और दो ऐसे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हम लोग एक ही साथ करेंगे, इसलिए पहले 16th नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद ही 15 करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है n-1 p r प्लस n-r into n-1 r into n-1 p r -1, ठीक है, ये दिया हुआ है। इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, और इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जिस ऑप्शंस को ना हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम बताते हैं। पहला है एनसीआर, दूसरा है एन फैक्टोरियल। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये है, ये डिवाइड का साइन है, ये जो दिख रहा है ना, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। जैसे डिवाइड का साइन होता है तो इन्होंने इस तरह से दिया है, तो ये यहाँ पर बेसिकली ये कैसा डिवाइड का साइन होगा। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल, क्योंकि हमें पता है ना ये भी एक फैक्टोरियल का साइन ऐसा भी होता है, लेकिन हम ज्यादातर ऐसा यूज करते हैं, तो शायद तुम लोगों ने यही ज्यादा फॉलो किया होगा, या फिर अगर ये करते हो तो भी ठीक है, मत, लेकिन भूलो मत कि कौन सा साइन होता है, ठीक है। ये भी फैक्टोरियल का साइन है, तो ये हो गया फैक्टोरियल का साइन, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये पढ़ने आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, मतलब इसको ना बहुत से लोग समझ नहीं पाते। ये ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर ये फैक्टोरियल आर लिखा हुआ है, फिर फैक्टोरियल n-r लिखा हुआ है। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है, कुछ नहीं है तो ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन है, तो नीचे है बेसिकली
फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल n माइनस आर, ये दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लिया, मतलब ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इस पे अगर समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया कि लिखा क्या है। फिर उसके बाद NPR, फिर उसके बाद नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस मैंने नॉट लिख लिया, ठीक है। नॉट इन फॉर नन, ओ ऑफ दिस, ठीक है, नॉट लिख लिया। अब एक चीज सबसे पहले ध्यान से हम लोग देखेंगे, आंसर तो हम लोग करेंगे, ये और ये एक ही है। कैसे कैसे ये और ये एक है? अगर तुम लोगों को एनसीआर का फॉर्मूला, क्योंकि हम तो शॉर्टकट फॉर्म में करवाते हैं हमेशा, तो करते करते हो सकता है तुम लोग एनसीआर भूल गए हो। एनसीआर का फॉर्मूला ऐसा था, एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टर, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते थे, एनपीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू 1 बाय आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या निकल के आया, n फैक्टोरियल। अगर हम इसको इन लोगों के तरह लिख देते हैं तो ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर और r फैक्टोरियल, है ना। n माइनस आर फैक्टोरियल, अच्छा मैंने क्या किया, फैक्टोरियल का भी साइन ले लिया, ये भी ले लिया, चलो n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो बेसिकली ये ऑप्शन और ये ऑप्शन अगर कोई मतलब बिल्कुल समझ के पढ़ा है, ठीक है, मतलब ये तो डे 1 का चीज है, अगर तुम लोग समझ के पढ़ते हो, क्योंकि मैथ हो या कोई भी चीज हो समझ के पढ़ना जरूरी है, तो पहला बात ये निकल के आता है कि ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसे। अगर दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं तो ये दोनों में से कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्यों बताओ? क्योंकि एमसीक्यू में क्या ऐसा होगा, ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है, हाँ हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर ऑप्शन में ये होना चाहिए ना, ए एंड बी, तब होगा, तब होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन का पैटर्न है उससे ये दोनों हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये दोनों सेम चीज लिखे हुए हैं और एमसीक्यू में ये भी मेरा आंसर होगा, ये भी मेरा आंसर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे पास वैसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं। तो इसका मतलब या तो आंसर ये वाला होगा या तो आंसर ये वाला होगा, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर निकालना हम बताएंगे कैसे हम लोग चेक करेंगे, और ये सब में भी चेक करके बताएंगे सही होगा कि नहीं। लेकिन ए में कोई चीज को चेक करने का मतलब है डी में भी चेक करना, बिकॉज ए और बी कोई अलग चीज नहीं है। तो देखो कितना कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया हुआ है, तो तुम लोग को हर एक चीज ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ एनसीआर याद रखोगे, सिर्फ शॉर्टकट मेथड याद रखोगे जैसे हम लोग करते हैं, तो वैसा मत करो, सारी चीजों को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो तुम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हो, एन और आर के लिए कोई भी नंबर असाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना है, इस तरह के प्रोसेस में करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज कि हम लोग एन और आर कभी भी इक्वल नहीं लेंगे, ठीक है। बस इस चीज को थोड़ा सा याद रख लो कि एन और आर कभी भी इक्वल लेना नहीं है, ठीक है। अब एन जो है वो हमेशा आर से ग्रेटर होगा, ये तो हम लोग को पता है, क्योंकि एन होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, आर होता है उसमें से लिए गए थिंग्स, ठीक है। तो अगर एन सपोज करो कि 10 है, तो आर कितना होगा, आर 10, मैक्स टू मैक्स 10 हो सकता है, लेकिन हमें 10 नहीं लेना है, क्योंकि हमें हमेशा एन का वैल्यू आर का वैल्यू एन से कम ही लेना है, ठीक है। तो हम रैंडमली दो वैल्यू लेते हैं, जैसे कि इसका 6 ले लिया, इसका 4 ले लिया, तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो तो भी तुम लोग का सेम आंसर आएगा, ठीक है। तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो तो भी सेम आंसर आएगा। मैंने 6 और 4 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 4 हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम, ठीक है, लेट एज्यूम, ये मेरा एजम्पशन है। क्या दूसरे एजम्पशन से भी होगा? बिल्कुल होगा। हम और एक एग्जाम्पल से भी दिखा देंगे, ठीक है। पहले 6 और 4 से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये हो गया 6 माइनस 1 पी, आर का मतलब होता है 4, ठीक है, एजम्पशन के हिसाब से। फिर 4 इंटू एन मतलब हो गया 6 माइनस 1, फिर पी, आर माइनस 1 का मतलब 4 माइनस 1, ठीक है। तो एजम्पशन के हिसाब से वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल रहे। 5p4, 4 इंटू 5p3, तो 5p4 का मतलब इन पी आर, मतलब इन फैक्टोरियल इन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये परमुटेशन है, इसका ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, 5 फैक्टोरियल फिर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, देखते हैं कितना आंसर आता है। 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल।
तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है ना, तुम लोग कैलकुलेट करके देखो 120 होता है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये तो अब तुम लोग को भी शायद याद हो गया हो, 120 होता है। और 4 इंटू 120/2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। तो इसका आंसर कितना आता है यहाँ पर, ये हो गया 120 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 240 प्लस 120, तो ये टोटल आ गया 360, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो वैल्यूज एज्यूम किए थे उसके हिसाब से ये वैल्यू 360 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला है कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन और दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो ये इक्वल टू इतना होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर इसका वैल्यू 360 आ रहा है, ठीक है, मेरे एज्यूम्ड वैल्यू से, तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू 360 अगर आ जाता है तो ये करेक्ट आंसर। अगर इसका वैल्यू 360 आ जाता है सेम वैल्यू अप्लाई करके तो वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है। अब ये दोनों में से तो किसी भी एक में चेक करोगे तो पता चल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर इस पे चेक करते हैं एनसीआर, ठीक है, एनसीआर और ये इसमें तो कोई फर्क नहीं, या फिर इस पे चेक कर लो, एक ही बात है। तो एन फैक्टोरियल मतलब 6c4, तो 6c4 को ऐसे हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं, 4 3 2 1, ठीक है, 6 5 4 3, इसको कंप्लीमेंट्री करते तो भी जल्दी होता, ठीक है, 4 3 4 3 10, शायद ये 10 नहीं होगा ना, एक सेकेंड, 4 3 2 3 6 15, ठीक है 15, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 15 आएगा 6 और 4 के हिसाब से, तो इसका भी 15 आएगा, क्योंकि दोनों बात सेम है, चेक करके तुम लोग देख सकते हो, मैंने बता भी दिया। वैसे भी n फैक्टोरियल का मतलब यहाँ 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा, r फैक्टोरियल का मतलब 4 फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 6 फैक्टोरियल का मतलब कैलकुलेटर पे देख लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मतलब 24 इंटू 2, तो ये, अच्छा एक मिनट, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, ये 720, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, डिवाइड कर दिया, फिर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि 250, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू भी 15 आ रहा है, लेकिन हमें 360 चाहिए, तभी जाके आंसर मैच होगा। तो एनपीआर पे चेक करेंगे, मतलब 6p4, तो 6p4 का मतलब 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो कितना आ गया, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब अभी अभी देखा 720, ठीक है, 720 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 तो 360, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। क्या ये कोई भी दूसरे किसी नंबर से चेक करेंगे तो भी हमें आंसर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जैसे मान लो ये 5 ले लो और इसको ले लो 3, ठीक है, हम इस पे चेक करके भी दिखा देते एक बार तुम लोग के तसल्ली के लिए, ये 5 और 3 ले लिया, एक बार दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को पता चले कि कोई भी नंबर से हमारा आंसर आएगा। तो 5 लेने पे 5 माइनस 1 p 3 प्लस r इंटू 5 माइनस 1 p 3 माइनस 1, अच्छा r भी तो 3 होगा ना, r भी तो 3 होगा, ये एज्यूम्ड वैल्यू के हिसाब से है ना। हम अभी बोल रहे हैं कि 5 और 3 से चेक करके दिखाएंगे कि सच में ही किसी भी नंबर से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 4p3, ठीक है, यहाँ पर 4p2, आंसर निकालो, 4p3 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। थोड़ा कम वैल्यू लेने से क्या होगा, कैलकुलेशन आसान होगा, जैसे ये वाला वैल्यू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, जितना कम कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी खत्म होगा। ये हो गया प्लस 3 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर हो गया 4 फैक्टोरियल मतलब 24, और इधर हो गया 24/2 12, 12 इंटू 3 36, 60 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे किस पे, ये एनसीआर या फिर इस पे चेक करते हैं, एक ही बात है, एनसीआर पे चेक करते हैं, एन मतलब 5 सी आर मतलब 3, ठीक है, तो ये हो गया 5c3 मतलब 3 2 1, शॉर्टकट में देखेंगे 5 4 3, ठीक है, तो 3 3 कैंसिल, ये हो गया 10, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, हमें 60 चाहिए। अब हम लोग देखेंगे एन पी आर, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो ये 60, ये देखो आंसर आ गया। इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन सी जो है ये हम लोग का सही आंसर हो रहा है। तो देखो, अगर तुम लोग जितना
स्मॉल वैल्यू लोगे उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा। जैसे उसमें 360 आया तो कैलकुलेशन ज्यादा था, ठीक है, कैलकुलेशन 5 फैक्टोरियल फिर 4, तो हम लोग जितना कम वैल्यू लोगे ना उतना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। क्यों, देखो इसमें हमें बोला है कि ये जो इक्वेशन है ये या तो ए या तो बी या तो सी या फिर किसी भी इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन के साथ बराबर नहीं होगा। और दोनों इक्वेशन बराबर होने का मतलब इसका सोल्यूशन अगर करते हैं किसी भी एज्यूम्ड वैल्यू से जितना आएगा इसका भी सोल्यूशन उतना आना चाहिए। तो सिंपल तरीका, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा हम लोग का एनपीआर। तो ये एनपीआर को लिखने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, जिसको हम लोगों ने दो तरीके से देखा। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि फैक्टोरियल 2n, ठीक है, ये फैक्टोरियल 2n दिया हुआ है। इसमें से इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या ए फॉर्म में लिख सकते हैं या बी फॉर्म में, सी फॉर्म में, डी फॉर्म में। तो इसका भी जो है सेम तरीका है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग पहले n का कोई एक वैल्यू एज्यूम करके उसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर सपोज कि हम लोग n का वैल्यू मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनका वैल्यू मैंने मान लिया 3, ठीक है। तो ये 2n कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 720, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है कैन बी रिटन एज, मतलब ये और ये बराबर होगा। जैसे मान लो अगर मुझे बोला जाए कि 4, हम बोल सकते हैं 4 कैन बी रिटन एज, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर पॉसिबल है, ठीक है। 4 को हम लोग 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 2n का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2n को क्या हम लोग ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे। ये तीनों में से कौन सा सही है, जो इसके साथ इक्वल होगा, ठीक है। जैसे 4 इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 ये होना चाहिए। तो दिस वन इक्वल दिस वन होगा, या फिर दिस वन, या फिर दिस वन, या फिर नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने किया ना इसके पहले वाला क्वेश्चन, जस्ट लाइक दैट। तो पहले हम लोग ए पे पुट करके देखेंगे। तो ए जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 टू दी पावर n ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट है 1 इंटू 3 इंटू 5, ये जो पॉइंट पॉइंट है ये इंटू बताता है, 1 इंटू 3 इंटू 5, फिर डॉट डॉट, डॉट डॉट मतलब ऐसे चलता जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर फैक्टोरियल n, ठीक है। अब ये जो केस है, ये जो चल रहा है 135 डॉट डॉट 2n माइनस 1, इसका मतलब क्या है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 1 एक ऑड नंबर है, ठीक है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर ये सब ऑड नंबर है, और ये लास्ट में 2n माइनस 1 ये भी एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग n का वैल्यू कुछ भी ले लें, जैसे कि अभी तो n का वैल्यू मेरा 3 है, 2 इंटू 3 माइनस 1 ये करने पे आता है 5, ठीक है, ये करने पे 5 आता है। तो 5 इज ऑड नंबर। एक्चुअली 2n माइनस 1 ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जो हमें ऑड नंबर ही देगा, चाहे इनका वैल्यू कुछ भी रख लो। जैसे इनका वैल्यू अगर 4 रखते हो तो 8 माइनस 1 7 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि n का वैल्यू कुछ भी है उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर बन जाए। सोचो n का वैल्यू कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा। अब इवन नंबर से एक हटाओगे, माइनस 1 करोगे तो वो ऑड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। तो ऑड नंबर पहला 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 डॉट डॉट करके, इसके बाद क्या आएगा 5 के बाद 7, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर, इस तरह से आते जाएगा, ठीक है, इस तरह से आते जाएगा। तो अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 1 3 5, ठीक है। अगर हम लोग n का वैल्यू 3 लेते हैं तो उस केस में हम लोग का ये कुछ ऐसा सॉल्यूशन होगा 2 टू दी पावर 3 1.3.5, पॉइंट मतलब इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट 2 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है, 2 इंटू 3 माइनस 1 ऐसे कर देते हैं, और फैक्टोरियल ऑफ 3। अच्छा, अब देखो 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 हो गया, 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पर सॉल्व करने से कितना आ रहा है, फिर से 5 आ रहा है। तो ये जो ऑड नंबर का जो रेंज चल रहा है, तो 5 तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 5 हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि दो बार 5 थोड़ी ना कंसीडर करेंगे। मतलब बात को समझो, दो बार 5 का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने ये जो है एक सीरीज के तौर पे लिखा हुआ है, पहला ऑड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर उसके बाद 7, ठीक है। तो ये हम लोगों
ने जो वैल्यू लिया ना n का, उससे हमारा 5 आ रहा है, तो 5 तो हमारा ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो 5 दोबारा लेने का जरूरत नहीं है। ये और भी अच्छे से समझ में आएगा जब हम दूसरा कोई नंबर लेंगे, ठीक है। एक बार इस नंबर से देखो, हम 2-3 नंबर से समझा देते हैं। अब 3 फैक्टोरियल मतलब 3 to 1, तो ये हो गया 8। अच्छा 8 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 3 और 5 50, ठीक है 50, और यहाँ पर हो गया 6, तो 15 into 8 into 6 चेक करो कितना होता है, 8 into 15 into 6, तो ये हो गया 720, ठीक है, ये 720 हो गया। और यहाँ पर हम लोगों ने 720 निकाला हुआ है, तो इसका मतलब ए ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन में चेक करके देख लो, नहीं होगा। जैसे 2 to the power n और n फैक्टोरियल, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 2 to the power n n फैक्टोरियल, तो 2 to the power n मतलब 2 to the power 3, और n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, तो 8 into 6 जो कि 48 आएगा, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा गलत आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, 135, और यहाँ पर चेक करो ना, यहाँ पर 3 दोगे तो यहाँ पर हो गया 5, तो 1 into 3 into 5, तो ये हो जाएगा 15, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हम और एक वैल्यू से करके दिखा देते हैं, जैसे कि अगर हम लोग n का वैल्यू 4 लेते हैं, इन केस हम लोग n का वैल्यू 4 लेते हैं, तो कैसे चेक करेंगे, a पे ही चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। तो 2n का मतलब 2 into 4 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल का आंसर देखते हैं, थोड़ा डिजिट ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, 8 7 6 5 4 3 2 40,320, ठीक है, 40,320 होता है अगर हम लोग n का वैल्यू 4 एज्यूम करते हैं तो, ठीक है। अच्छा अब ऑप्शन ए पे ये अप्लाई करेंगे, तो ऑप्शन ए है 2 to the power n 1 3 5 डॉट डॉट 2n minus 1 और n फैक्टोरियल। चेक करते हैं, n मैंने 4 माना हुआ है, ठीक है, n मैंने 4 माना हुआ है, तो 2 to the power 4 1 3 5 डॉट डॉट 4 into 2 8 minus 1, ठीक है, 8 minus 1, और n फैक्टोरियल का मतलब 4 फैक्टोरियल, क्योंकि n मैंने 4 लिया था, ठीक है। अच्छा अब कैलकुलेट करते हैं, 2 to the power 4 का मतलब हो जाता है 16। अच्छा 1 into 3 into 5, और ये 7 आ रहा है, क्या अब हम लोग 7 को क्रॉस कर देंगे, नहीं नहीं क्रॉस करेंगे, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब क्या, ऑड नंबर चलता जाएगा, तो 1 3 5 के बाद ऑड नंबर 7 ही आता है, 6 तो नहीं होगा, तो 7 हमें कंसीडर कर लेना है। डिफरेंस समझ में आए, यहाँ क्यों 5 कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर को जैसे हम लोगों ने लिखा था 1 3 5, अगर हम लोग ऐसे लिखते, सपोज करो कि यहाँ पर 5 नहीं लिखा हुआ रहता, ठीक है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ नहीं रहता, देन हम लोग 5 कंसीडर कर लेते। यहाँ पर सीरीज में तो 5 ऑलरेडी एडेड है ना, मतलब लिखने का जो तरीका है उसमें 1 3 5, अगर यहाँ पर मान लो 7 लिखा हुआ रहता तो दोबारा ये 7 नहीं लेते, ठीक है। यहाँ जहां लिखा हुआ नहीं है उसी नंबर को काउंट करेंगे, तो इसका मतलब 1 3 5 उसके बाद ऑड नंबर 7 आता है, तो बेसिकली इस बीच में कोई डॉट डॉट होना ही नहीं चाहिए, है ना। ये जो 1 3 5 इसके बाद, क्योंकि ये 7 आ रहा है तो इसके बाद 7 ही होगा, डॉट डॉट क्या इसके बाद आएगा, डॉट डॉट करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 हो गया। अच्छा अब हम लोग ये चेक करेंगे कि हम लोग का आंसर कितना सही हो रहा है, तो ये हो गया 16 into 1 into 3 into 5 into 7, तो ये हो गया 105 into 24, 40320, ठीक है। इस तरह से तुम लोग कोई भी वैल्यू लेके चेक करके देख सकते हो, आंसर मैच होगा ही होगा, ठीक है। इन मतलब जिसके साथ होगा, ये 4 जो ऑप्शन है इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में होगा या तो नहीं होगा, नहीं होगा तो नन ऑफ दिस होगा, तो जो आंसर के साथ मैच होगा वही, बस इसको रीड करने आना चाहिए, ठीक है। ये वाले ऑप्शन से भी हम लोग देख सकते हैं, तुम लोग 2 से भी देख सकते हो, 2 अप्लाई करके भी देख सकते हो, ये देखो 2 अगर अप्लाई करोगे 2a, तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, है ना। अच्छा अब इसको अगर हम लोग ऑप्शन ए में अप्लाई करेंगे, तो 2 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 2 1 3 5 ऐसे दिया हुआ है, डॉट डॉट 2n मतलब 2 माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, जो हमारा मतलब इक्वेशन है उसके हिसाब से, तो ये हो गया 4
1 इंटू 3 इंटू 5 और ये हो रहा है 4 माइनस 1 मतलब 3 हो रहा है। अब इसका मतलब हमारा ऑड नंबर जो है वो अप टू 3 तक चलेगा। मतलब ये इसे कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इसका मतलब अप टू 3 तक चलेगा तो 1 और 3 लिखेंगे, ठीक है। 5 लिखने का यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा n फैक्टोरियल है तो हमारा ऑड नंबर इसमें, ये देखो 4 फैक्टोरियल में ऑड नंबर क्या क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1, तो ऑड नंबर 1 और 3 आएगा ना, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 3 आएगा, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो गया, तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24, ठीक है। आगे आंसर जितना स्मॉलेस्ट वैल्यू लोगे उतना जल्दी कैलकुलेट होगा, जितना स्मॉलेस्ट वैल्यू लोगे उतना जल्दी ही ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे हम लोग का ये कैलकुलेशन निकल के आया कि 17 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 17 का आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसको इसको चाहो तो प्रूव करके भी हम लोग देख सकते, देखते हैं अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो इसका प्रूफ तुम लोग को सिखा देंगे। मतलब ये एग्जाम में तो प्रूफ करना है नहीं कि मतलब ये जो है ना, जो एमसीक्यू पैटर्न नहीं होता अगर, तो फिर प्रूफ लिखने से कैसे लिख के दिखाते वो हम समझा सकते हैं, लेकिन उसको अभी नहीं ले रहे, ठीक है। वो एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम बता देंगे। अभी इसी से काम चलाते हैं, अगर एंड में टाइम बचेगा हमारा तो हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। हम लोग के पास डिजिट क्या क्या अवेलेबल है, डिजिट्स अवेलेबल है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। हम लोग को क्या प्रिपेयर करके देना है, इवन नंबर ग्रेटर देन 300, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इवन नंबर ग्रेटर देन 300, ठीक है। इवन नंबर ग्रेटर देन 300 ये हमें चाहिए, और डिजिट में कोई रिपीटेशन नहीं चाहिए। इसका मतलब जो भी नंबर होगा, जैसे कि 324 ये गिवन नंबर है, ये 300 से भी ग्रेटर है, लेकिन इसमें हमें 322 ऐसा नहीं चाहिए, मतलब कोई डिजिट हमें रिपीट नहीं चाहिए, ठीक है। ये तुम लोग को पता है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें इवन नंबर क्या होता है वो पता करना पड़ेगा। इवन नंबर वही सारे नंबर हो सकते हैं जिस नंबर के पीछे 2 या 4 होगा, ठीक है। इवन नंबर वही सारे नंबर होंगे जिसके पीछे 2 या 4 होगा, मतलब लास्ट डिजिट 2 या 4 होना चाहिए। अब 300 से ग्रेटर कितने डिजिट के नंबर हो सकते हैं, तो ये देखो हम लोग 3 डिजिट नंबर भी बना सकते हैं, 3 डिजिट इवन नंबर ग्रेटर देन 300 ये भी हम लोग बना सकते हैं। 4 डिजिट भी होगा, 5 डिजिट भी होगा, तो पहले 3 डिजिट बनाते हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट इवन नंबर में ऐसे 3 डिजिट होंगे। अच्छा, अगर इवन नंबर होगा तो हम लोग का एंड में क्या पुट होगा, या तो 2 या तो 4, ये 2 4 यहीं पर, 2 या 4 में से कोई एक यहीं पर आना चाहिए। अगर यहाँ नहीं आएगा तो वो इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर 2 या 4 में से कोई एक यहाँ पर आएगा, अच्छा यहाँ पर हम स्टार्टिंग में भी ना फिक्स कर लेते हैं इस तरह से। देखो कितने टाइप का नंबर हो सकता है, देखो स्टार्टिंग में 1 नहीं लिख सकते हैं, सोच लो स्टार्टिंग में 1 नहीं लिख सकते हैं किसी भी जगह पे। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 300 से ग्रेटर नहीं होगा। स्टार्टिंग में 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 300 से ग्रेटर नहीं होगा। तो फिर स्टार्टिंग में क्या लिख सकते हैं, या तो 3 या तो 4 या तो 5, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या क्या नंबर लिख सकते हैं, या तो 3 से स्टार्ट हो रहा है ऐसा कुछ नंबर बन सकता है, 4 से स्टार्ट होगा ऐसा कुछ नंबर बन जाएगा, 5 से स्टार्ट होगा ऐसा कुछ नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग डिजिट 3, स्टार्टिंग डिजिट 4, स्टार्टिंग डिजिट 5, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्टार्टिंग डिजिट 3 है तो एंड डिजिट 2 या 4 में से कोई है। स्टार्टिंग डिजिट अगर 4 है तो एंड में 2 ही आएगा कंपलसरी, क्योंकि 4 तो यहाँ आ रखा है। अच्छा, 2 यहाँ क्यों आना है, नहीं तो इवन नहीं होगा। अब स्टार्टिंग डिजिट 5 है तो एंड डिजिट 2 या 4 में से कोई एक आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्टार्टिंग डिजिट हम लोग का 2 या 4 3 है और एंड डिजिट 2 या 4 में से कोई है, तो मिडिल में क्या आ सकता है, मिडिल में 1 आ सकता है। मिडिल में हम लोग का 3 तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दिया है, 1 आ सकता है। अच्छा, 4 5 आ सकता है, ठीक है। 1 5
15 आ सकता है, 3 नहीं आएगा। 2 या 4 में से अगर यहाँ 2 लिख रहे हैं तो यहाँ 4 आएगा, अगर यहाँ 4 लिख रहे हैं तो यहाँ 2 आएगा। मतलब 2 या 4 में से कोई भी एक आएगा, कोई भी एक आएगा, है ना। इस चीज को समझ लो, 2 या 4 में से कोई एक आएगा, क्योंकि यहाँ कोई तो एक बैठेगा, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इस प्लेस को फिलअप करने के लिए यहाँ पर एन भी, अच्छा पहला बात है ये परमुटेशन होगा कि कॉम्बिनेशन। अगर हम लोग डिफरेंट नंबर्स बना रहे हैं तो इसका मतलब नंबर सिलेक्ट हो रहा है एंड अरेंज भी होगा, तो ऑब्वियसली ये परमुटेशन है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू 1, ठीक है। एक ही नंबर है 3, उसी को हमें पुट करना है एक ही जगह पे, तो ये हो जाएगा 1p1 तरीके से। अच्छा, ये लास्ट वाला देखो, यहाँ पर n का वैल्यू है 2, लेकिन हमें एक ही सिलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2p1 तरीके से। और ये वाला देखो, यहाँ पर जो है n का वैल्यू 3 हो जाएगा। 1 5 तो कंपलसरी है, मतलब पक्का यहाँ पर 1 या 5 तो आ ही सकता है, इसके साथ साथ 2 या 4 में से कोई एक आ जाएगा जो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर R1 हो जाएगा, क्योंकि एक एक ही स्पेस है तो एक एक ही चीज सिलेक्ट करना है, तो इसका मतलब 3p1 हो जाएगा। और ये तीनों चीज एक साथ होना चाहिए, तो एंड के हिसाब से यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अच्छा, 1p1 1 हो जाएगा, 3p1 मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 यानी 1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हो गया, ठीक है। यानी कि ऐसे 6 नंबर होंगे, हम लिख के दिखा सकते हैं क्या क्या हो सकता है। ये देखो 3 1 2, ठीक है, 3 1 4 ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा हो जाएगा 3 5 2 3 5 3 5 2 3 5 4 ये हो गया, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, 3 2 4, अच्छा 3 3 2 4 हो गया, 3 4 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर बन सकते हैं। इवन नंबर, ये सब इवन नंबर है। डिविजिबल, इवन नंबर का मतलब क्या, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। ये देखो 312 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, सारे नंबर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो पूरा पूरी डिविजिबल होगा, ठीक है, पूरा पूरी डिवाइड होगा। तो ये हो गया हम लोग का 6 ऐसा नंबर जो कि इवन तो है ही साथ 300 से ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या कर दिया, स्टार्टिंग में 3 लिख दिया, 3 उसके बाद वाला 4 वाला देखेंगे, फिर 5 वाला, ठीक है। ऐसे करके हम लोग चेक करके देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग वो नंबर ले रहे हैं 3 डिजिट का जो शुरुआत होगा जिसका 4 से, तो यहाँ पर भी n1 और r1, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 1p1 तरीके से, क्योंकि यहाँ पर 4 हो रहा है, तो यहाँ पर इवन बनाने के लिए 2 के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर n1 r1, तो ये एंड वाला हो जाएगा, ये भी 1p1 तरीके से। बचा ये मिडिल का जगह, यहाँ पर r तो 1 ही रहेगा, तो n कितना हो जाएगा, कितने सारे नंबर अवेलेबल होंगे, 4 और 2 दो जगह पे चले गए। हाँ देखो 4 और 2 ये दो जगह पे चले गए, तो बाकी बचा क्या, 4 और 2 के अलावा 1 3 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तीन नंबर क्या क्या है, 1 3 और 5, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक आ सकता है, तो इसका मतलब 3p1, ठीक है। अब कैलकुलेट करें इसे, 1p1 1 होता है, 3p1 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल, 1p1 मतलब 1, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 ऐसे नंबर हो सकते हैं। क्या हम लोग लिख के देख सकते हैं, बिल्कुल 3 ही तो नंबर है, लिख के देख सकते हैं। ये देखो 4 1 2 4 3 2 और 4 5 2 हो गया। ये तीन नंबर ऐसे हैं जो कि हम लोग, ये तीन नंबर ऐसे हैं जो हम लोग का ग्रेटर देन 300 है, एज वेल एज इवन नंबर भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर 5 से स्टार्ट करेंगे तो n का वैल्यू भी 1, मतलब एक ही नंबर है 5, उसको हम लोग एक ही जगह पे बैठाना चाहते हैं, 1p1, ठीक है। अच्छा, यहाँ का जो सिचुएशन है, n का वैल्यू 2 r का वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पर दो में से कोई एक पुट हो जाएगा, यानी 2p1, ठीक है। तो मिडिल में क्या क्या नंबर बचेगा, मतलब ये सिचुएशन बराबर है, तो अगर 5 में से दो नंबर चले गए तो n3 हो जाएगा, r1 हो जाएगा। टोटल तो 5 नंबर थे, दोनों दो जगह पे चले गए, तो बच्चे में तीन में से कोई भी एक यहाँ पर आ सकता है। अब इसका आंसर निकालो, 1p1 1 होता है, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, ये 6 हो गया। तो ऐड करते हैं, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा,
15, ठीक है, 15 ऐसे नंबर टोटल हो जाएंगे। टोटल 3 डिजिट्स वाले, देखो ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला कि टोटल 3 डिजिट्स इवन नंबर 15 हो जाएंगे, जिसमें से मैंने ये भी लिख के दिखाया, ये भी लिख के दिखाया, ये भी लिख के दिखा देते हैं। ये देखो 5 स्टार्टिंग में है, तो मिडिल में क्या आ सकता है, पहले हम 1 ले लेते हैं, तो 512 आ सकता है, 514 हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है, 1 से लिख लिया, 524, ठीक है, 524 हो सकता है अगर मिडिल में 2 लिख रहे हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है, 534 हो सकता है, ठीक है, 532 हो सकता है। अच्छा, 542 हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर बन गए, ठीक है, 6 नंबर बन के स्टार्टिंग फ्रॉम 5, ठीक है। अच्छा, ये 3 डिजिट्स वाले हमारे ऐसे ही नंबर बनेंगे। अगर हमें 300 से ग्रेटर करना है तो स्टार्टिंग में 3 4 5 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, तो ये हुआ। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें बोला गया है कि 300 से ग्रेटर और इवन नंबर, तो 4 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं। ये मेरा 3 डिजिट निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे 4 डिजिट इवन नंबर ग्रेटर देन 300। ये कितने सारे होंगे, अब 4 डिजिट का मतलब 4 प्लेसेस, 1 2 3 4, ठीक है, 4 प्लेसेस हो गया। अच्छा, अब 4 प्लेसेस है, इवन नंबर करना है तो पीछे हमें क्या लिखना पड़ेगा, पीछे हमें लिखना पड़ेगा 2 या 4, है ना। ये देखो 2 या 4 लिखना पड़ेगा। अब एक चीज समझने वाला है, स्टार्टिंग में आप कुछ भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 डिजिट है, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 में से कुछ भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 2 या 4 में से कोई एक लिखेंगे, ऐसा हमारा जो है ऑप्शन ऐसे हो सकता है। ये देखो, एक हम लोग ऐसा इवन नंबर बनाते हैं, ऐसे सारे इवन नंबर का डिटेल्स लिखते हैं जो एंड 2 से होगा, और ऐसे इवन नंबर बनाते हैं जो एंड जो है 4 से होगा, ठीक है, एंड 4 से होगा, ऐसा करते हैं, ठीक है। 2 या 4 ये एक साथ नहीं कर रहे हम, मैंने दोनों अलग अलग कर दिया, ठीक है, एंड विथ 2, एंड विथ 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एन का वैल्यू 1, आर का वैल्यू भी 1 हो गया, यहाँ पर भी एन का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 1। अब यहाँ पर 3 प्लेसेस खाली है, हमारे पास अवेलेबल नंबर कितने हैं, 4, ठीक है, 4 नंबर है। 4 में से कोई भी अगर पुट होगा तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एन 4 और आर 3, तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये हो जाएगा 4p3, ठीक है, 4p3। यहाँ पर भी सेम 4p3, यहाँ पर 1p1, यहाँ पर भी 1p1, ऐसे करके, ठीक है, मैंने सेपरेट ही कर दिया, सेपरेट ही कर दिया, तो ऐसे करके आया। अगर सेपरेट नहीं करते हो तो भी चलेगा, फिर यहाँ पर 2p1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं 4p3 कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 1, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया 1, तो 24 और यहाँ पर 24, ठीक है, 24 और 24 48 ऐसे नंबर होंगे। अब ये लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है, 24 नंबर्स तो लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि मैंने 24 को अलग अलग क्यों कर दिया, तुम लोग चाहो तो 24 को एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है, एक साथ भी कर सकते हो कि 2 या 4 में से कोई एक यहाँ पर हो जाएगा, तो उस केस में वो हो जाएगा 2p1, ठीक है। और यहाँ पर बचे हुए 3 जगह में से ये 3 जो जगह है, ठीक है, यहाँ पर बचे हुए नंबर में से कोई एक यहाँ पर पुट होगा, तो बचा हुआ नंबर कितना हो जाएगा, वही 4p3 हो जाएगा, ठीक है, 4p3 हो जाएगा, तो भी 48 आएगा। देखो, ये देखो 4p3 क्रॉस कर लो, यहाँ पर चेक करके देखो, 4p3 मतलब 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 2p1 मतलब 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 24 इंटू 2 48, एक ही बात है, ठीक है। अगर तुम लोग ऐसे करके लिखोगे ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, वैसे भी चलेगा, 2 या 4 में से कोई एक पुट हो जाएगा, और यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई भी नंबर आ जाएंगे, तो चार डिजिट वाले 48 नंबर्स होंगे, तो भी होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, और भी होगा 5 डिजिट्स का नंबर, मैक्स टू मैक्स 5 डिजिट्स ही जाएगा, क्योंकि 5 डिजिट अवेलेबल है। 5 डिजिट्स का नंबर भी हमारा ग्रेटर देन 300 होगा, तो हम लोग वो भी लिखते हैं, 5 डिजिट्स नंबर, 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 300, तो 5 जगह हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 जगह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो 2 से एंड होने वाला इवन नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4 से एंड होने वाला इवन नंबर, तो यहाँ पर एन भी 1 आर भी 1, ठीक है, यहाँ पर एन भी 1 आर भी 1, और बचा 4 डिजिट, ठीक है, एन भी 4 है और प्लेसेस भी 4 है, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 डिजिट्स अवेलेबल थे, तो एक यहाँ पुट हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा, तो ये हो गया 4p4 इंटू 1p1, ठीक है, ये भी 4p4 इंटू 1p1, तो 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल,
4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 24 इंटू 1, 24 इंटू 1, यानी कि 24 और 24, तो ये हो गया 48। क्या इसको भी हम लोग 2 और 4 कंबाइन लिख के कर सकते हैं? बिल्कुल लिख के कर सकते हैं कि हम लोग अगर 5 डिजिट्स का नंबर बना रहे हैं जो हमें इवन चाहिए, तो लास्ट में 2 या 4 में से कोई भी एक पुट हो सकता है। तो n का वैल्यू 2, r का वैल्यू 1, तो 2p1, ठीक है। और यहाँ पर n का वैल्यू जो है कितना होगा 4, क्योंकि टोटल 5 डिजिट्स है, एक यहाँ पर पुट हो जाएगा। और r का वैल्यू भी 4 हो जाएगा, 4p4, ठीक है। 4p4 इंटू 2p1, 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, 2p1 का मतलब 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, तो 24 इंटू 2, ठीक है, अगेन 48। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिटेल्स में है कि मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया, तुम लोग चाहो तो इसको भी कंबाइनली कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स greater than 300 equal to 3 digit even number, 3 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं, या फिर मतलब 4 डिजिट भी बना सकते हैं, इसीलिए ऐड होगा, या फिर मतलब हमारे लिए क्या हो रहा है और, ठीक है। तो ये भी बन सकता है, 4 डिजिट इवन नंबर भी हमारा ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। एंड 5 डिजिट, क्या 6 डिजिट हम लोगों ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 6 डिजिट तो अवेलेबल है नहीं ना, 6 डिजिट अवेलेबल है ही नहीं, 5 डिजिट है तो मैक्स टू मैक्स 5 डिजिट तक ही जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे जो भी आंसर आया, ये 15 नंबर निकल के आए थे, जो कि मैंने लिख के भी दिखाया था। 6 3 और 6 नंबर थे, लिख के दिखा सकते हैं। 24 नंबर लिख के दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, तो ये फिर मैंने अटेम्प्ट नहीं लिया इसका, ठीक है। ये लिख के दिखा भी नहीं सकते हम, बहुत सारा नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर 40, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 40, 111, ठीक है। 111 ऐसे नंबर्स बन सकते हैं, तो ऑप्शन सी के साथ हमारा वैलिड होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि 5 लेटर्स आर रिटन, 5 लेटर लिखे गए एंड देयर आर 5 लेटर बॉक्सेस, और हम लोग के पास 5 लेटर बॉक्सेस है। द नंबर ऑफ वेज, कितने ऐसे तरीके हैं द लेटर्स कैन बी ड्रॉप, लेटर को ड्रॉप कर सकते हैं इनटू द बॉक्सेस, बॉक्स में आर इन ईच, मतलब हर एक बॉक्स में कितने तरीके से, ठीक है। ये ऐड करने पे कंसेप्ट ही चेंज हो जाता है। बोल रहा है 5 लेटर्स आर रिटन, 5 लेटर लिखे गए एंड देयर आर 5 लेटर, 5 लेटर बॉक्सेस, द नंबर ऑफ पेज, कितने तरीके हैं द लेटर्स कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्सेस आर इन ईच, मतलब हर एक लेटर बॉक्स में हम लोग को लेटर ड्रॉप करना है, ठीक है। हर एक लेटर बॉक्स को हमें यूज करना है, मतलब हम लोग ये यहाँ पर सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं लगा पाएंगे, मतलब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग पांचों के पांचों लेटर एक ही लेटर बॉक्स में दे दिए, ठीक है, या फिर कोई 2 लेटर बॉक्स में, एक में 3 एक में 2, ऐसा भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक लेटर बॉक्स में हमें लेटर देना है, तो कितने तरीके से हो सकता है। तो इसका मतलब हर एक लेटर बॉक्स में अगर देना है तो ऐसा हो सकता है, ये देखो, ये हो गया लेटर बॉक्स, ये मान लो लेटर बॉक्स 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये सब लेटर बॉक्स है, ये सब लेटर बॉक्स है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग के पास 5 लेटर है, तो यहाँ लेटर 1 दे दिया, यहाँ लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5 ड्रॉप कर दिए। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, यहाँ लेटर 5, यहाँ पर लेटर 4, मतलब बेसिकली यहाँ पर सिलेक्शन तो हो ही रहा है कि कौन से लेटर बॉक्स में कौन सा लेटर दे, दैट इज द सिलेक्शन, और उसके साथ साथ अरेंजमेंट भी हो रहा है, देखो, क्योंकि हमें बोला है कि हर एक लेटर बॉक्स में हमें लेटर ड्रॉप करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये परमुटेशन के साथ, ये परमुटेशन है, मतलब सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट से भी ये आंसर आएगा, क्योंकि हमें बोला है आर इन ईच, ठीक है। हर एक बॉक्स में हमें जो है लेटर ड्रॉप करना है, ठीक है। तो 5 लेटर को ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में डाल दिया, सिर्फ इसी में, या फिर ये दोनों को मिला लिया, या फिर ये दोनों को, तब तो सिलेक्शन हो जाता कि हम एक ही लेटर, तब हो जाता 5C 5, पांचों पांचों के पांचों लेटर बॉक्स में देंगे 5C5 5C4, ऐसा नहीं, हमें लेटर्स जो देना है वो हर एक बॉक्स में देना है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, यानी अरेंजमेंट से अलग अलग तरीका आ सकता है। हमें पूछा कितना सारा तरीका होगा कि हम लोग हर एक लेटर बॉक्स को यूज करें, तो अरेंजमेंट आएगा, ठीक है, कि लेटर 1 को यहाँ दिया, या फिर लेटर 1 को यहाँ दिया, या फिर लेटर 1 को यहाँ दिया, तो ये अलग अलग अरेंजमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर लगने वाला है परम्यूटेशन, यानी एन भी 5 और आर भी 5, ठीक है।
5 लेटर बॉक्स है, पांचों में से पांचों को हमें जो है सिलेक्ट करना है, उसमें लेटर ड्रॉप करना है। तो 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। ठीक है, 120 होता है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये तुम लोग को पता है, ये हम बताए क्या, NC1 NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट करके NCN ये लिखा हुआ है। ये देखो ये लिखा हुआ है इक्वल्स, ये किसके साथ इक्वल है, इज इक्वल टू या फिर इक्वल्स। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, देखो ऑप्शन है 2 टू द पावर n-1। ठीक है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है 2 टू द पावर n, ऑप्शन सी है 2 टू द पावर n+1 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो कौन सा आंसर होगा? तो ये जो है ये कितने बार हम लोगों ने किया है कि NC1 NC2 NC3 NC4 अप टू NCN, मतलब n का जितना भी वैल्यू है, जैसे 5 फ्रेंड को इनवाइट करना है कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 5C5 5C4 5C3 5C2 5C1, इसके अलावा हम लोग लिख सकते थे 2 टू द पावर n-1, है ना। तो ये वाला होगा क्योंकि हमारे पास दो अल्टरनेट होता है, यहाँ पर 2 का मतलब होता है दो अल्टरनेट, या तो एक फ्रेंड को चूज करो या ना करो, जहां पर दो अल्टरनेट से हमारे लिए आंसर होता है तो 2 टू द पावर n-1, तो ये इसके साथ इक्वल होता है और हम लोग इसको यूज भी करते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेना है, ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, वहां पर भी ये आया था। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे क्वेश्चंस थे हम लोगों ने किया था जहां पर ये हम लोग का आंसर आया था। ठीक है, जैसे कि आज ही हम लोगों ने जो 14 नंबर वाला किया कि हमें जो फंड रेज करना है वो, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे भी तो कर सकते थे 2 टू द पावर n-1, क्योंकि हमारे पास हर एक नोट पे दो ऑप्शन है, या तो नोट को फंड में डालेंगे या तो नहीं डालेंगे, दो अल्टरनेट है। तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 4, क्योंकि हमारे पास 4 नोट अवेलेबल है। तो 2 टू द पावर 4 का मतलब हो जाता है 16 -1 यानी कि 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वही तो NCN NCN मतलब एक कम हो गया, NC3 NC2 NC1। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं 4 3 2 1 और वहां पर प्रेजेंटेशन किया गया है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, क्योंकि ये तो एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ है ना, ये देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट करके n तक, तो ये 2 टू द पावर n-1, इसका हम लोग काफी बार यूज करते हैं, तो इसका आंसर 2 टू द पावर n-1। ये तो देखो याद रखना पड़ेगा, या फिर याद रखना पड़ेगा ऐसा भी मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग इसका यूज करते ही रहते हो, तो ये देख के ही पता चलना चाहिए कि इसका मतलब 2 टू द पावर n-1 होता है। ठीक है, तो इसमें याद रखने का कोई अलग से मैटर है भी नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक दिमाग में याद है, ऐसे मान के चलो। अच्छा, अब हम लोग आते हैं ग्रुप वाले क्वेश्चन में, जो हम लोग का बाकी है ग्रुप क्वेश्चन, जो है हम लोग का 15th नंबर वाला। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो पहले ये बता देते हैं कि ये अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना ग्रुप वाला, ये कभी एग्जाम में नॉर्मली आया हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, इसीलिए हम सबसे लास्ट में करवाते हैं, और मान के चलो कितना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो फिर भी जो क्योंकि है हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन एग्जाम पर्पस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली एक बार देख के जाओ, क्योंकि हो सकता है कि किसी के टर्म में नहीं आया लेकिन तुम लोग के टर्म में आ गया, वो भी तो सकता है, इसका तो गारंटी कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ग्रुप का जो है फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, इसको समझाना जरूरी नहीं है, मतलब इसका जरूरी नहीं इन द सेंस इसको इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इतना प्रायोरिटी नहीं देना है हमें। दो फॉर्मूला है हम बताएंगे, उसको याद करने का तरीका भी बताएंगे, तो तुम लोग उसको याद कर पाओ तो कर। ठीक है, अभी अभी उतना प्रेशर मत लो, एग्जाम टाइम में थोड़ा सा याद करके चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिवीजन ऑफ, पहले ये लिख लो, रूल्स लिखना पड़ेगा तभी कर पाएंगे। डिवीजन ऑफ आइटम इन ग्रुप्स। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी आइटम को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उसका कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, तो पहले लिखेंगे डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम। मतलब जो भी आइटम है अगर अलग अलग है, अलग अलग आइटम को अगर हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, तो इक्वल, पहले जो भी लिख रहे हैं वो लिखते जाओ, इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, फिर हम समझा देंगे कैसे करके याद रखना है। द नंबर ऑफ ways to divide a student into k group of each student
students each is given by n factorial k factorial h factorial to the power k। ठीक है, ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, ऑब्वियसली डिफिकल्ट है थोड़ा, लेकिन अभी लिखो, हम समझा देंगे, ये पूरा याद नहीं करना है इस तरह से, इस चीज को याद करना है वो भी तरीका बता देंगे, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अभी जो भी लिखवा रहे बोलिए। उसके बाद पॉइंट बी, अनइक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, द नंबर ऑफ ways to divide n items into 3 groups, one containing A item, the second containing B items, and the third containing C items, such that A plus B plus C equal to N is given by N factorial, A factorial, B factorial, C factorial। ठीक है, फिलहाल लिखो। ठीक है, फिलहाल लिखते जाओ, ये मत सोचो कि इतना इतना चीज याद रखना है। ठीक है, एक बार लिखो। उसके बाद ये हो गया पॉइंट 1 के अंडर ए बी। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट 2 लिखेंगे। पॉइंट 2, डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल items in groups, the number of ways to divide an identical objects या फिर item, जो भी लिख सकते हो, into k groups of each items, each group in each group is given by n factorial h factorial to the power k। ठीक है, बहुत जो है लेंदी मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है, पता है, लेकिन तुम लोग एक बार लिखो। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर 15 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि मैंने बोला ग्रुप वाला क्वेश्चन हम लोग जो करने वाले हैं। ठीक है, 15 नंबर वाला पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखो, हम लोग क्वेश्चन के साथ इसे समझेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन के साथ इसे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स can be divided into twice groups containing 2, 3 and 4 things respectively। पहला बात है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें जो है रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना वेज या तरीका है जिसमें 9 थिंग्स, 9 चीजें हमें डिवाइड करने हैं इनटू ट्वाइस ग्रुप का मतलब होता है 2 ग्रुप, जहां पर हर एक ग्रुप कितना, एक ग्रुप में 2 आइटम रहेगा, एक ग्रुप में 3 और एक ग्रुप में 4। तो इसका मतलब ये ट्वाइस ग्रुप हो ही नहीं सकता, ये हो जाएगा थ्राइस या फिर 3 ग्रुप्स। ठीक है, 3 ग्रुप्स होगा, ये गलत है, इसे तुम लोग ठीक कर लो। ठीक है, या फिर मतलब इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, जब मैट आएगा तो मैट में जो है इसे ठीक कर देना। ठीक है, तो 3 ग्रुप्स हो जाएगा। क्यों, देखो इजीली समझ में आ जाएगा क्यों 3 होगा, क्योंकि हर एक ग्रुप में 2, 3 और 4 थिंग्स जो है वो रहने चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला गया है। अच्छा, अब हमें क्या करना है,
आंसर कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। पहला बात है क्वेश्चन हम लोग का 3 ग्रुप्स का है, ठीक है। तो अगर 3 ग्रुप्स का है तो हमारे पास कैसे होगा, ये देखो यहाँ पर बोला है अनइक्वल आइटम्स। ये देखो 3 ग्रुप यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पहला बात है यहाँ पर इक्वल आइटम और अनइक्वल आइटम, क्योंकि ग्रुप में एक ग्रुप में 2 आइटम है, एक ग्रुप में 3 है और एक ग्रुप में 4 आइटम है। इसका मतलब ये हो जाता है ये अनइक्वल आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब ग्रुप कैसे किया गया है, 3 ग्रुप किया गया है, ठीक है। एक ग्रुप में 2 आइटम है, एक ग्रुप में 3 आइटम है, एक में 4 आइटम है, ठीक है। यहाँ पर आइटम कितने सारे हैं, यहाँ पर आइटम है 1 और यहाँ पर है 2 आइटम है, ठीक है। उसके बाद 3 आइटम्स, ये मान लो 3 आइटम्स हो गए, ठीक है। और 4 आइटम्स, तो 4 आइटम्स 1 2 3 4 4 आइटम्स हो गए, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये सब जो है अनइक्वल आइटम्स इन ग्रुप है, ठीक है। अनइक्वल आइटम्स इन ग्रुप है, इक्वल आइटम तो है नहीं। और यहाँ पर भी लिखा है आइडेंटिकल आइटम्स इन ग्रुप्स, ठीक है। ये है आइडेंटिकल आइटम्स। अब यहाँ पर ना बोला नहीं है कि जो 9 थिंग्स है वो आइडेंटिकल मतलब एक ही जैसे हैं कि आइडेंटिकल नहीं है। तो इसमें भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोला है, डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल आइटम इन ग्रुप्स, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू के ग्रुप्स ऑफ एच आइटम्स इन ईच ग्रुप। मतलब हर एक ग्रुप में एक ही जैसा आइटम होगा, एच आइटम ही होगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले समझो कि कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। हम लोगों के पास 3 फॉर्मूला है, ठीक है, ग्रुप में डिवाइड करने का। पहला है कि डिस्टिंक्ट आइटम इन ग्रुप, मतलब अलग अलग देखने में चीजें हैं जिसे हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। और एक होता है एक ही जैसा देखने में चीजें, जैसे अगर हम लोग स्टूडेंट को ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो वो हो जाता है डिस्टिंक्ट आइटम, क्योंकि कोई भी इंसान एक जैसा देखने में नहीं है, सब स्टूडेंट अलग अलग है, डिस्टिंक्ट आइटम। लेकिन मान लो कि अगर हम लोग जो है चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जैसे मान लो कि बहुत सारे डेयरी मिल्क्स है हमारे पास, 100 पीसेस डेयरी मिल्क्स है और उसे हम लोग ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो वो आइडेंटिकल आइटम होंगे। दो डेयरी मिल्क को देख के हम लोग ये नहीं बोल सकते ये वो वाला था, ये ऐसा है, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। आइडेंटिकल है मतलब जो देखने में एक ही जैसा है, ठीक है। तो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के केस में हम लोग मानेंगे कि डिस्टिंक्ट होगा, और जो ह्यूमन बीइंग नहीं होगा नॉर्मली उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो है वो मतलब आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मान लो अगर पेन पेंसिल रबर और ये हो गया क्या बोलते हैं कैलकुलेटर, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो तो सिर्फ फिर डिस्टिंक्ट आइटम हो जाएंगे, ठीक है, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो पहले ये समझना है कि आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट में मतलब दोनों में फर्क क्या है। अब यहाँ पर बोला है कि 9 थिंग्स को में डिवाइड करना है, ये अनइक्वल डिवाइडेशन है। पहला बात है ये डिवाइडेशन है अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल डिवाइडेशन है, अनइक्वल डिवाइड किया गया आइटम्स को, ठीक है। और यहाँ पर आइटम क्या है, आइडेंटिकल है कि नहीं है, डिस्टिंक्ट है, ये हमें नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये नहीं बताया कि हमारा जो आइटम है वो आइडेंटिकल है कि डिस्टिंक्ट है। सिंपल बोल दिया है कि 9 आइटम्स, इसके बारे में हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन हम लोगों का अगर आइटम्स अनइक्वल डिवाइड है, क्योंकि आइडेंटिकल आइटम का देखो इक्वल डिवाइडेशन ही होगा, क्यों कैसे पता चलेगा, क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ वेज। कितने सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं कि एन आइडेंटिकल आइटम को हम लोग के ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एच आइटम्स इन ईच ग्रुप, मतलब हर एक ग्रुप में एक ही जैसा आइटम रहेगा, एक ही नंबर में आइटम रहेगा, एच आइटम, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा जो है ये डिस्टिंक्ट आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिस्टिंक्ट में देखो दो चीज होता है, इक्वल इन एवरी ग्रुप, अनइक्वल इन एवरी ग्रुप। तो ऑब्वियसली अनइक्वल इन एवरी ग्रुप है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन आइटम्स इनटू 3 ग्रुप्स, और ये 3 ग्रुप्स का भी क्वेश्चन है, ये 3 ग्रुप, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर फाइनली आ गए कि 3 ग्रुप वाला क्वेश्चन है। वन कंटेनिंग ए आइटम, एक ग्रुप में ए आइटम है, यहाँ पर ए का मतलब है 2, यहाँ पर ए का मतलब है 2, ठीक है। सेकेंड कंटेनिंग बी आइटम, यहाँ पर बी का मतलब हो जाएगा 3, सेकेंड ग्रुप में 3 आइटम है। एंड थर्ड कंटेनिंग सी आइटम, यानी कि सी यानी ये हमारा 4 हो गया। अब बोल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी एन होता है, तो ऑब्वियसली 2 प्लस 3 प्लस 4 ये 9 ही होगा, ठीक है, 9 होगा। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 9 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से याद रखना है तुम लोग को थोड़ा सा, ठीक है, ये फॉर्मूले को इस तरह से याद रखना है।
कि अगर हम लोगों के पास जो भी आइटम है उसे अगर हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय ग्रुप में जितने सारे आइटम है 2 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पर हो गया 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके आंसर निकालना है। बस इसके लिए तुम लोग इतना ही सीखो, इससे ज्यादा यहाँ पर इसका जरूरत नहीं, बस इतना याद रख के करना है, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 8 7 6 5 और ये 4 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। और नीचे यहाँ भी 4 फैक्टोरियल, ये हम लोग 4 फैक्टोरियल 2 into 1 और ये 3 2 1 चेक करते हैं, ये और ये कैंसिल आउट, 6 और 6 कैंसिल आउट, 2 4, ठीक है। तो ये हो गया 5 into 7 into 4 into 9, 5 into 7 into 4 into 9, तो ये आंसर आ रहा है 1260, ठीक है, 1260 आंसर आ गया। तो 1260 का मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तुम लोगों को अगर 3 ग्रुप आइटम मिलता है, ग्रुप में 3 आइटम, सॉरी 3 ग्रुप मिलते हैं, ठीक है, ये क्या है 3 ग्रुप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 3 ग्रुप मिलेगा तो हमें क्या करना है, जितने भी आइटम होंगे, क्योंकि देखो नॉर्मली अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, जितने सारे आइटम रहते हैं तो 9 आइटम है तो 9 तो वैसे भी होने वाला है, 9 फैक्टोरियल मतलब 9 और ये डिवाइड हो जाएगा जितने सारे ग्रुप में, मतलब एक एक ग्रुप में, ये हो गया ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 2, ये हो गया ग्रुप 3, ग्रुप 1 में 2 आइटम, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 आइटम, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 आइटम, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बस इतना तुम लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये वाला हम लोग का हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो हम लोग का पेंडिंग रहा है, एक्सरसाइज 5C। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 या फिर 15 16 चेक करते हैं। हाँ, 16 और 17 ये दो क्वेश्चन हम लोग को करना है। तो पहले हो गया क्वेश्चन नंबर 16 करते। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट, मतलब डिस्टिंक्ट आइटम होगा क्योंकि स्टूडेंट एक जैसे देखने में नहीं हो सकते हैं, तो 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप में हमें 12 स्टूडेंट को डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ वेज जो कि स्टूडेंट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, कितने स्टूडेंट को डिवाइड करना है, 12 स्टूडेंट, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 12 स्टूडेंट इनटू 3 ग्रुप्स, इनटू 3 ग्रुप्स। यहाँ पर ये देखो इक्वली, यहाँ पर स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, तो एक एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट रहेंगे, 4 स्टूडेंट। अगर 12 स्टूडेंट को हमें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है इक्वली, तो 4 4 4, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 12 स्टूडेंट इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये तो क्लियर है कि ये डिस्टिंक्ट आइटम है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट आइटम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट आइटम है लेकिन अनइक्वल आइटम नहीं है, इक्वल आइटम है। क्यों, क्योंकि हमारे एक एक ग्रुप में 4 4 स्टूडेंट रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही बता दिया है इक्वल, ठीक है, क्वेश्चन ही बता दिया है इक्वली डिवाइड करना है। तो इसका मतलब इसको हम लोग इस क्वेश्चन का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, देखो द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन स्टूडेंट, देखो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन स्टूडेंट, ठीक है, एन स्टूडेंट, ये देखो एन स्टूडेंट इनटू के ग्रुप ऑफ एच स्टूडेंट, ये देखो इनटू के ग्रुप ऑफ एच स्टूडेंट, के ग्रुप ऑफ एच स्टूडेंट्स each, each student each is given by, तो यहाँ पर एक काम करते हैं 4 स्टूडेंट्स each लिख देते हैं, 4 स्टूडेंट्स each, ठीक है। तो जो भी मैंने लिखाया था उसके साथ मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, n फैक्टोरियल, देखो हर एक फॉर्मूले के ऊपर ना n फैक्टोरियल है ही है, मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स का अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इनटू h फैक्टोरियल टू द पावर k। तो कैसे याद रखेंगे, सिंपल, पहले n फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। तो n कितना है यहाँ से चेक करेंगे, n फैक्टोरियल तो 12 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, देखो डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है k फैक्टोरियल, तो ठीक है k फैक्टोरियल कर लेंगे। k मतलब कितना है हम लोग का, k मतलब है 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू फिर क्या होगा, इनटू h फैक्टोरियल टू द पावर k, h फैक्टोरियल मतलब h मतलब कितना है, ये रहा
4, ठीक है। 4 फैक्टोरियल टू दी पावर के का मतलब 3 है, ठीक है, के का मतलब 3 है। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा देखते हैं। आंसर, हाँ आंसर वैल्यू में दिया हुआ है तो हम लोग वैल्यू में निकाल लेंगे। तो 12 फैक्टोरियल मतलब 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5, 6 5 और 4, 5 into 4 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 to 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 3 बार 4 फैक्टोरियल आएगा तो 2 4 24 लिख लिया, एक 4 फैक्टोरियल लिख दिया, कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखते हैं कितना आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 से लेके 5 तक, तो 12 11 12 11 10 9 8 7 6 5, ठीक है। डिवाइडेड बाय 24, अगेन डिवाइडेड बाय 24 और ये डिवाइडेड बाय 6, तो 5775 देखते हैं ऑप्शन 5775 यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5775, ठीक है। तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ग्रुप का अगर मुझे पूरा चीज समझाना है तो वो काफी मतलब लेंदी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में उतना नहीं आता है तो उसको जरूरत नहीं है। तुम लोग को इतना इलाबोरेट वे में सीखने जाओगे तो मतलब फिर दिमाग से आउट हो सकता है। तो हम यही बोलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सिर्फ तुम लोग कुछ चीजों का याद रखो, जैसे कि कैसा ग्रुप है, अनइक्वल है, इक्वल है, 3 ग्रुप है, आइडेंटिकल आइटम है, आइडेंटिकल आइटम नहीं है, और उस हिसाब से थोड़ा सा फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है। जैसे अगर 3 ग्रुप होगा तो काफी आसान है हर एक ग्रुप का। यहाँ पर तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स है और हर एक स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा इसमें और इसमें सिमिलरिटीज भी है। ये देखो यहाँ पर 2 आइटम था 2 फैक्टोरियल, 3 आइटम था 3 फैक्टोरियल, 4 आइटम था 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं ना, टोटल आइटम यहाँ n फैक्टोरियल था 9, यहाँ पर 12। अच्छा, हर एक ग्रुप में अगर 4 आइटम है तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, जिसको हम लोग 4 फैक्टोरियल टू दी पावर 3 लिख रहे हैं क्योंकि वो 3 बार है। साथ ही साथ इसमें एक 3 फैक्टोरियल भी आ जाएगा। इसका रीजन हम थोड़ा सा बता सकते हैं अगर कैच कर पाओ तो। देखो यहाँ पर एक्चुअली ये हो रहा है कि हर एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स है, ये अपने अंदर भी अरेंज कर सकते हैं। मतलब ये ग्रुप में जो 4 बच्चे हैं ना, ये देखो ये जो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे का यहाँ पर 3 ग्रुप बन रहा है, ठीक है। ये 4 बच्चे हैं, यहाँ पर 3 ग्रुप बन रहा है 4 बच्चे का, ठीक है। तो ये जो है ये ग्रुप अपने अंदर इंटरचेंज करेगा 3 फैक्टोरियल वे। जैसे ग्रुप ए बी सी नाम दे देते हैं तो ए बी सी बनेगा, ए सी बी बनेगा, ए बी सी ए बनेगा, बी ए सी, ऐसे करके ग्रुप अपने अंदर इंटरचेंज होगा 3 फैक्टोरियल वे में क्योंकि 3 ग्रुप है। और ये स्टूडेंट्स अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वे में क्योंकि 4 फैक्टोरियल, जैसे मान लो इसका नाम है पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस भी हो सकता है, पी आर एस क्यू भी हो सकता है, इसी वजह से ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा लॉजिक भी बताने का कोशिश किया, तो इसी वजह से ऐसे हो रहा है। तो इस तरह से होगा, तो ये थोड़ा सा तुम लोग को याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। मैंने बता दिया, इसमें और इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है फॉर्मूले में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर ग्रुप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट इज, ठीक है। तो 15 मैंगोज हमें डिवाइड करना है। तो पहला बात है कि मैंगोज जो है अलग अलग हो सकते हैं, मतलब सारे मैंगोज एक जैसे देखने में होता नहीं है, फिर भी इसे हम लोग यहाँ पर जो है मतलब क्वेश्चन के लिए मैथमेटिकली इसे हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा कि ये सब जो है डिस्टिंक्ट आइटम है, ठीक है। सॉरी आइडेंटिकल आइटम है, सॉरी आइडेंटिकल आइटम है, मतलब एक ही जैसा देखने में, क्योंकि हम लोग इंसान में जितने अच्छे से बाइफरकेट कर सकते हैं फ्रूट्स में तो नहीं कर पाएंगे ना। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हम लोग का आइडेंटिकल आइटम, ठीक है। आइडेंटिकल आइटम मानेंगे। अब हम लोग का फॉर्मूला देखते हैं। आइडेंटिकल आइटम अगर होता है तो ये वाला, ठीक है। आइडेंटिकल आइटम को हमें डिवाइड करना है तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना मैंगोस है, यहाँ पर बोल रहा है 15 मैंगोज है, हमें इक्वली 3 बच्चों में डिवाइड करना है, तो एक एक बच्चों को 5 मैंगोज मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 15 मैंगो 15 मैंगोज इनटू
3 student of 5 mangoes each. एक एक जन को 5 मिलेगा, इक्वली बोला है ना, तो 3 स्टूडेंट है, 15 मैंगोस है, तो एक एक जन को 5 मिलेगा। अब फॉर्मूले में चलते हैं। द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, ठीक है, देखो द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, एन मैंगोस, ठीक है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू के ग्रुप, ठीक है, इनटू के ग्रुप, into k group of each items in each group of each mangoes in each group। और उसका रूल्स क्या है देखो, फिर से वही n फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, तो 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर h फैक्टोरियल टू दी पावर k। h मतलब क्या हो गया, h मतलब हो जाता है 5, 5 फैक्टोरियल टू दी पावर k मतलब 3। तो बेसिकली ऐसे हो गया, 3 ग्रुप है, तीनों ग्रुप में कितने स्टूडेंट है, 5, सॉरी तीनों ग्रुप में 3 स्टूडेंट है, 5 मैंगोस डिवाइड करना है, ठीक है, 3 स्टूडेंट 5 मैंगोस, यहाँ पर ये 5 मैंगो, 3 4 5, ठीक है, 5 मैंगोस हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो एक चीज कॉमन है, हर जगह पे देख सकते हो, ऊपर n फैक्टोरियल कोई भी ग्रुप का क्वेश्चन हो, और नीचे ये हमेशा रहेगा जितने सारे आइटम है उसका फैक्टोरियल, जैसे 2 3 4, यहाँ पर देखो जितने सारे आइटम है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का ये तो मैंने कंसेप्ट समझा ही दिया कैसे करके होगा। और यहाँ पर भी देखो 5 मैंगोस है, 5 आइटम्स है, तो उसका 5 फैक्टोरियल टू दी पावर 3, क्योंकि 3 बार होगा, 3 बार, ठीक है, मतलब एक्चुअली क्या होगा, ये मैंगोस अपने अंदर इंटरचेंज कर पाएंगे। तो ये 15 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं इसका आंसर कैसे दिया हुआ है। इसका आंसर कुछ इस तरह से दिया है, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल होल टू दी पावर 3, मतलब ऑप्शन बी हम लोग का आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। तो एक चीज बता देते हैं फिर से कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी इस ग्रुप वाला क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर आ जाता है तो मैंने जैसे बताया तुम लोग वैसे याद करो तो हो जाएगा, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल्स में हमें जाने का जरूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन था, तीनों अलग अलग कंसेप्ट का हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब एकदम एक स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्वेश्चन बाकी रखा था एक्सरसाइज 5A का, वो हम लोग करेंगे। नाइनटीन्थ नंबर क्वेश्चन था ये, ए का था कि ये बी, हाँ ए का ही था। ये रहा, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग 2468 विदाउट रिपीटेशन। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक्सरसाइज 5A लास्ट क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का चैप्टर का। यहाँ पर बोला है हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग द डिजिट 2468, 2468 ये डिजिट वाले जो भी 4 डिजिट नंबर बनेंगे उसका सम बताना है। जैसे मान लेते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने के लिए, अगर हमारे पास डिजिट 2 हो, 2 और 4, और हमें यही क्वेश्चन दे दे कि द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, ऐसे बता दे द सम of all two digit number containing 2 and 4, मतलब containing the digit 2 4 without रिपीटेशन। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो हम पहले एक छोटे से एग्जांपल से इसे समझा देते हैं। देखो, अगर हमें 2 डिजिट नंबर 2 और 4 से बनाना है तो 2 ही नंबर बनेगा, 2 4 4 2, ठीक है, 2 और 4 2 डिजिट मेरे पास अवेलेबल है, उससे मुझे 2 डिजिट नंबर बनाने तो 2 ही नंबर बनेंगे, 2 4 और 4 2। इसका सम करना है, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, तो ऑल 2 डिजिट मतलब मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर 2 ही बना, ठीक है, तो इसका सम करो, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6। ये चीज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाने के लिए बोला है। अब जैसे 2 नंबर 2 डिजिट से तो हम लोगों ने इजीली लिख लिया, 2 नंबर आया, लेकिन 2468 4 डिजिट से कितने सारे नंबर बनेंगे वो थोड़ा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करते हैं। 2 4 की जगह अगर हमें डिजिट दे दे 246, ठीक है, और सेम क्वेश्चन दे, तो हम लोग क्या क्या नंबर बना सकते हैं वो हम लिख के दिखाते हैं। देखो, 246 हो जाएगा, 264 हो जाएगा, 426 हो जाएगा, 462 हो जाएगा,
624 हो जाएगा, 642 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 डिजिट से कितने सारे नंबर बन जाएंगे, 3p3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, ठीक है। 3 फैक्टोरियल यानी 6, 1 2 3 4 5 6, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, दो नंबर बन गए, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हो गए। अब इसका टोटल अगर करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो अगर हमें इतना छोटा डिजिट देता है मतलब 3 डिजिट, तो हम लोग लिख के भी देख के कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल लगाते हैं, देखो कितना आता है, 2664, ठीक है। 2664 इसका टोटल आ जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमें बोला है 246 नहीं, हमें 4 डिजिट लेने के लिए बोला है, 2468, ठीक है। तो 2468 4 डिजिट लेने के लिए बोला है, लेकिन हम पहले इसको अलग तरीके से 2664 निकाल के तुम लोग को बताएंगे कि बिना ऐसे लिखे हम लोग इजीली कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे, एक चीज चेक करो कि हर एक डिजिट कितना बार रिपीट है। ये प्लेस को बोला जाता है यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, और ये होता है 100 प्लेस, ठीक है। ये यहाँ के प्लेस को बोला जाता है, जैसे हिंदी में इकाई दिहाई सैकड़ा बोला जाता है, और अगर किसी को बंगाली आता है तो इसको बोलते हैं एकक दशक शतक, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, टेन, 10 मतलब 10, 10 और 100, ठीक है। 100 क्योंकि 246 एक्चुअली कैसे बना है पता है, 246 ऐसे बनता है, 2 into 100 200, ठीक है। 4 into 10 40, 6 into 1 6 246, ठीक है। ये यूनिट प्लेस में है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 1, ये 10th प्लेस में होता है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 10, ये थर्ड मतलब 100th प्लेस में इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 246 बन गया, ठीक है। 246 इस तरह से बनाया गया है। तो अब देखो, अब ये हम बता रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा 100th प्लेस, ये 10th प्लेस और ये यूनिट प्लेस, ठीक है। एक चीज देखो कि हर एक नंबर यूनिट प्लेस में कितना बार रिपीट हुआ है, 6 2 टाइम्स है, ठीक है। 4 का देख लो, 4 भी 2 टाइम्स है। 2 का देख लो, 2 भी 2 टाइम्स है, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से नंबर यूज करते हैं तो हर एक डिजिट यूनिट प्लेस में 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब 246 हर एक डिजिट यूनिट प्लेस में 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सिमिलर फॉर 10th प्लेस, ये देखो 4 4 2 times 2 2 2 times 6 6 2 times again 2 2 2 times 4 4 4 times 6 6 2 times, ठीक है। तो हर एक डिजिट 2 टाइम्स करके रिपीट हो रहा है। तो जो भी हम पॉइंट बता रहे हैं वो तुम लोग को समझना है। जैसे कि हम अभी लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स एवरी डिजिट इज occurring in unit, tens and thousand place इज 2, दो बार ऑकर होता है। ये तो मैंने काउंट करके निकाल लिया, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। काउंट इसीलिए कर पाए क्योंकि 6 नंबर मैंने लिख लिया, लेकिन जब 4 डिजिट होगा ना तो 24 नंबर्स होंगे, क्योंकि उस केस में वो 4p4 हो जाएगा। 24 नंबर्स तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो कैसे काउंट करेंगे कि कितना बार रिपीट हो रहा है। तो इसका शॉर्टकट देखो क्या करना है, नंबर ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट। तो कितने सारे नंबर बनेंगे 3 डिजिट के, 6 नंबर्स। कितने सारे डिजिट है, 3 डिजिट है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स हर एक डिजिट रिपीट होगा। ये फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका लॉजिक भी बड़ा आसान है। कैसे, अगर हमारे पास 6 नंबर है और इस 6 नंबर को 3 नंबर से बनाए गए हैं, ठीक है, ये 6 नंबर को 3 नंबर से बनाए गए हैं, तो इसका मतलब हर एक डिजिट जो है यूनिट 10, और मतलब जब इसको हम लोग अरेंज करेंगे ना, तो एक बार 4 इधर लिख दिया, एक बार 6 इधर लिख लिया, एक बार 6 इधर लिख दिया, एक बार 4 इधर लिख दिया, तो इससे क्या होगा, 2 टाइम्स ये यूज हो जाएगा। ये फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला तुम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक डिजिट अपनी जगह कितना बार रिपीट करेगा, ये हमें ऑब्वियसली कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा चीज हम लोग जो देखेंगे कि अगर तुम लोग देखो यूनिट प्लेस का टोटल, 1000 प्लेस का टोटल और 100 प्लेस का टोटल, सबका टोटल बराबर है। चेक करके देखो यूनिट प्लेस में क्या क्या है, 6 4 6 2 4 2, ये देखो 6 4 6 2 4 2, देखो 24 यूनिट प्लेस का टोटल 24। 1000 का भी देखो, 1000 का हो गया 4 6 2 6 2
ठीक है, ये भी 24 हो गया। अच्छा 100 का भी देख लो, 2 + 2 + 4 + 4 + 6 + 6, ठीक है, तो 24। सेकेंड जो चीज हमें नोट करना है वो ये है कि हर एक डिजिट का जो है, सॉरी, हर एक प्लेसेस का टोटल जो है वो 24 आ रहा है, ठीक है, हर एक प्लेस, चाहे वो यूनिट हो, चाहे वो टेंथ हो, चाहे वो 100 हो, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो 6 + 4 + 6 + 2 + 4 + 2, हम ये यूनिट प्लेस वाला लिख रहे हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस का टोटल कैसे आया, 6 + 4 + 6 + 2 + 4 + 2, तो यूनिट प्लेस का टोटल करोगे तो कितना आता है, 20। अब इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे 6 2 टाइम्स है तो 6 × 2, ठीक है, 4 2 टाइम्स है तो 4 × 2 लिख देते हैं, प्लस, ठीक है, प्लस तो कर ही रहे ना। अच्छा, और 2 2 टाइम्स है तो 2 × 2 लिख देते हैं। अब ये हर एक जगह से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो ये कितना आएगा, 2 × ये हो गया 12, यानी कि 24, ठीक है, यानी कि 24। अब इसका लॉजिक समझाते हैं, इसका लॉजिक क्या है, देखो कि जो डिजिट हम लोगों ने लिया, दैट इज 246 या 642, जो भी बोलो, इसका टोटल करते हैं तो वो 24 इसीलिए आता है, इसका टोटल करते हैं तो वो 24 इसीलिए आता है क्योंकि हर एक डिजिट हर एक प्लेस पे 2 बार रिपीट है। बात समझो, हर एक डिजिट, जैसे कि ये बोला ना मैंने, ये देखो 6 2 टाइम्स रिपीट है, 2 टाइम्स रिपीट है, 4 4 टाइम्स रिपीट है, वही वाला यहाँ पर दिख रहा है, देखो 6 रिपीटेड 2 टाइम्स, 4 रिपीटेड 2 टाइम्स, 2 रिपीटेड 2 टाइम्स, क्योंकि इसका टोटल जो है वो हमें ये बता रहा है, 6 2 टाइम्स यूज हुआ है यूनिट प्लेस में, 4 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक डिजिट 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 6 + 4 + 2 का जो टोटल है वो भी 2 टाइम्स आ जाएगा, यानी 24 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक शॉर्टकट देखो, अब जैसे ही 24 आ गया, अगर हम इसको ऐसे लिखे, 24 इन यूनिट प्लेस है तो 24 × 1, 24 10th प्लेस में है तो 24 × 10, 24 100th प्लेस में है तो 24 × 100, तो 24 240 2400। अब इसका टोटल लगाएंगे तो देखो क्या होता है, 240 2400, तो ये कितना आ गया, 2664, मतलब सम ऑफ 4 डिजिट्स नंबर, ये देखो 2664, ठीक है। ये मतलब छोटा सा लॉजिक है, ये इतना नहीं लिख के हम लोग इजीली इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसपे हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहले तो ये फॉलो करना पड़ता है कि हर एक डिजिट कितने बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस एंड 100 प्लेस, ठीक है। तो जो भी निकल के आएगा, फिर उसे अगर हम लोग यूनिट 10 और 100 के हिसाब से लिखने का कोशिश करेंगे तो हमारा सम ऑफ ऑल डिजिट्स आ जाएगा, जैसे कि ये सेकंड वाले केस में भी होता, ठीक है। सेकंड मतलब 2 नंबर जो लिए हुए, इसमें भी होगा। जैसे देखो इसमें 2p2 मतलब 2 नंबर हो गए, हर एक नंबर अपने आप को कितना बार रिपीट कर रहा है, एक ही बार कर रहा है। कैसे होगा, नंबर ऑफ नंबर्स 2, नंबर ऑफ डिजिट 2, यानी कि 1, हर एक डिजिट अपने आप को एक ही बार रिपीट कर रहा है, 1 टाइम रिपीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग टोटल करेंगे तो यूनिट प्लेस का टोटल 6, 4 + 2, टेंथ प्लेस का टोटल, ये यूनिट है, ये 10 है, ठीक है, टेंथ प्लेस का टोटल कितना, 2 + 4 6, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर डिजिट का टोटल करेंगे, 2 + 4, ठीक है। ये देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया ना, ये देखो, अब हमें क्या करना है, ये 2 टाइम्स जो रिपीटेशन है, इसको हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, 2 टाइम रिपीटेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 + 4 + 2 से, ठीक है, 2 टाइम्स रिपीटेशन को। तो सिमिलरली हम लोग भी यहाँ पर ऐसा ही कर सकते हैं, ये देखो इसके लिए भी, तो ये हो गया 2 + 4, ठीक है, 2 + 4, ये हो गया 6, ठीक है। और ये कितने बार रिपीट है, देखो 2 कितना बार है, यहाँ पर 4 2, यहाँ पर भी 2 4, है ना। तो अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे तो ये हम लोग का हो गया 1 टाइम ही रिपीट है हर एक डिजिट, 2 + 4 तो 6 आ जाता है, ठीक है। अब 6 × 1 यूनिट प्लेस के लिए, 6 × 10 10 प्लेस के लिए, क्योंकि 10 तक ही है तो 60, तो ये 66 आ गया, देखो ये 66 आ गया। सिमिलर तरीके से मैंने किया, 1 टाइम रिपीटेशन है ना। जब मैंने डिजिट्स को लिखना स्टार्ट किया यूनिट प्लेस का, तो 4 + 2, ठीक है, 4 + 2 या 2 + 4 10th प्लेस का लिख लो। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो हर एक डिजिट हमारा 2 बार आता है, क्योंकि 2 बार रिपीटेशन है। अब इसी लॉजिक को काम पे लगा के हम लोग यहाँ पर 4 डिजिट्स वाला फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टेप्स फॉलो करके करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने सारे नंबर बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट,
4 डिजिट्स के कितने सारे नंबर बन सकते हैं, तो 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल यानी 24 नंबर्स बन सकते हैं। सेकेंड हम लोग को स्टेप 2 में ये फाइंड आउट करना है कि कितना बार नंबर ऑफ टाइम्स एवरी डिजिट इज ऑकरिंग, मतलब रिपीट कितना बार होगा, ऑकरिंग इन यूनिट 10,000 एंड 10,000 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड मतलब देखो यहाँ पर 4 डिजिट हो जाएगा ना, तो यूनिट 10,000 10,000 10,000 है ना, तो यहाँ पर और भी बढ़ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। प्लेसेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स 4, तो 6 टाइम्स हर एक नंबर अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पर कितना बार रिपीट हो रहा था, 2 टाइम्स, तो वही हो जाएगा कि 6 टाइम्स अपने आप को रिपीट करेगा। ये हम लोगों ने निकाल लिया। फिर स्टेप 3 में हम लोग निकालेंगे कि हर एक प्लेसेस का टोटल कितना होगा। तो कितना टोटल हो जाएगा, हर एक प्लेसेस का टोटल ऐसे लिखेंगे। ये देखो कितना सारा नंबर है यहाँ पर, 2 4 6 8, 2 + 4 + 6 + 8, जैसे देखो यहाँ पर क्या, ये देखो 6 + 4 + 2, 3 डिजिट्स थे इंटू 2, ठीक है, 2 टाइम्स रिपीटेशन, तो ये इंटू 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 इंटू 6, 120, ठीक है। 120 मतलब हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया, जो 24 वाला पॉइंट था, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया। अब स्टेप 4, ठीक है, क्या करना है, 120 इंटू 1, 120 इंटू 10, 120 इंटू 100 और 120 इंटू 1000, ठीक है। अच्छा, यूनिट 10 100,000 लिखना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया। यूनिट 10 100 और 1000, ठीक है। तो यूनिट 10 100,000, तो 120 1200 12000 12000, ठीक है। चेक करते हैं, 120 प्लस 1200 प्लस 1 2 3 टाइम्स 0, ठीक है। फिर 1 2 3 और 1 4 टाइम्स 0, तो 1, ये टोटल आ रहा है 133,320, ठीक है, 133,320, मतलब सम निकल के आ गया, तो 133,320 मतलब ये वाला ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। तो ये देखो हमें क्या करना है, एग्जाम में इजीली फाइंड आउट करना है, तो क्या हम लोग ये सब लिखेंगे, 4 डिजिट्स यानी 24 नंबर्स हमारे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो पहले प्रैक्टिकली लिख के समझाया तुम लोगों को, फिर इसको हम लोग कैसे स्टेप्स वाइज थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, लॉजिकली थोड़ा सा रूल्स फॉलो करके, तो हम लोग इस आंसर को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम लोग के पास कितने सारे नंबर बन सकते हैं, ठीक है। अब हर एक नंबर कितना बार रिपीट करेगा, यूनिट 10 और 100 प्लेस में, क्योंकि यूनिट 10 100 और 1000, क्योंकि 4 डिजिट है तो 4 प्लेसेस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 नंबर है और 24 टोटल इससे नंबर बन सकते हैं, तो हर एक नंबर 6 टाइम्स अपने आप को रिपीट करेगा। फिर नंबर का टोटल इंटू 6 करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हर एक प्लेस का, यूनिट प्लेस का टोटल भी 120, मतलब 24 का मतलब क्या है, इसका टोटल भी 24, इसका टोटल भी 24, तो वही हम बता रहे हैं, यूनिट प्लेस का टोटल भी 120, 10 का भी 120, 100 का भी 120, 1000 का भी 120। अब यूनिट प्लेस है तो इंटू 1, 10th प्लेस है इंटू 10, 100 प्लेस है इंटू 100 और 1000 प्लेस है इंटू 1000 करके टोटल अगर हम लोग कर देंगे तो हमें सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर जो है कैलकुलेट हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। और एक क्वेश्चन है, सारा ही चीज करवाया तो एक बाकी क्यों रखें, वो हम बता देते हैं यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। ये देखो, कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट्स नंबर व्हिच कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1357 इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस इन ईच अरेंजमेंट। सेम वही वाला क्वेश्चन बोला है कि हमें सम कैलकुलेट करना है 4 डिजिट्स नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर 4 डिजिट्स नंबर मतलब 24 नंबर हो सकते हैं। ये देखो 24 नंबर, हर एक नंबर अपने आप को कितना बार रिपीट करेगा, 4 टोटल डिजिट है तो 6 टाइम्स जो है अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, 1 + 3 + 5 + 7 ये इंटू
इंटू 6 कर लेना है। तो ये कितना हो गया 5 + 6 6 प्लस 5 + 6 6 + 3 9 9 और 7 हो जाता है 16। ठीक है 16 × 6 96। ये देखो 96। अब 96 × 1 यानी 96 96 × 10 960 96 × 100 क्योंकि 4 डिजिट है तो 96 × 1000 तो ये टोटल करने से आ जाएगा। तो सेम यही वाला क्वेश्चन था। ये दो क्वेश्चन मैंने एकदम स्टार्टिंग से बाकी रखा था। ठीक है थोड़ा सा अलग है इसीलिए मैंने बाकी रखा था, बट ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पर्पस के लिए ठीक है आ सकता है। लेकिन ये जो ग्रुप वाला क्वेश्चन था वो वाला हम बोलेंगे कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है अब और एक छोटा सा पॉइंट हम बताएंगे, एक रूल्स जो है सर्कल से रिलेटेड वो बता देते हैं और हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे द मैक्सिमम, ये लिख लो कभी कभार आया हुआ है एग्जाम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन each circle will be n into n minus 1। ठीक है अब ये क्या नया चीज है, ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए हम बता रहे। देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करके देना है कि अगर दो सर्कल, सपोज दो सर्कल है, दो सर्कल अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच सर्कल्स, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, इंटरसेक्शन करने का 2 पॉइंट निकल के आ रहा है। ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन कुछ एग्जाम में इस तरह से आया था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल्स विल बी। ठीक है अगर हम लोग 10 सर्कल्स को इंटरसेक्शन करवाते मतलब 1 2 3 ठीक है 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। ठीक है तो अगर 10 सर्कल्स को इंटरसेक्शन करवाते तो कितने सारे पॉइंट बनेंगे, तो ये हमें पूछा था विल बी ऐसे करके। और आंसर्स में ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे 90 100 110 और 120। क्या अभी हम लोग काउंट कर पाएंगे? नहीं, तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है n × n-1। क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है यहाँ पर भी होगा, जैसे n का मतलब होता है नंबर ऑफ सर्कल, दो सर्कल है तो 2 × 2-1। ठीक है तो 2 × 1 2। ठीक है दो पॉइंट्स थे जो कि दो सर्कल को इंटरसेक्ट करवाए, तो 10 सर्कल है तो 10 × 10-1 तो कितना हो जाएगा 10 × 9 यानी 90 पॉइंट्स होंगे जो कि 10 सर्कल्स को इंटरसेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है तो ये जो है ये मैंने क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा लिया यहाँ पर, तुम लोग के इसमें एक्सरसाइज में तो था नहीं, तो ये कभी कभार आ जाता है तो मैंने करवा लिया। ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है, मान के चल सकते हैं। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप वाला थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है, बट हाँ मैंने सिखाया तो तुम लोग जरूर करो। ठीक है ऐसा नहीं कि मत करो। तो ये देखो हम लोग का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर इतने दिन तक चल रहा था ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है अब नेक्स्ट जो मैथ का क्लास होगा वहां पर हम लोग कोई नया चीज सीखेंगे। ठीक है लेकिन इसका कंसेप्ट जो है हम लोग का करेंटली जो स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी चल रहा है उसमें यूज होगा, तो इसका यूज भूलो मत। इसीलिए मैंने इस तरह से चैप्टर पढ़ाया है ताकि इसका यूज ना भूलो, तुम लोग वहां पर भी यूज करोगे तो याद रहेगा। ठीक है तो ये कंप्लीट हो गया इस पे, और अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग फ्रेश चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे मैथ्स में, और स्टैट में जैसे प्रोबेबिलिटी चल रहा है वो चलेगा। ठीक है फिर आज इतना ही।